हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस, उसको हम ब्रीफली देखेंगे आज, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम सभी के हो गए हैं लगभग, ठीक है। तो अब हम नए सेमेस्टर की स्टडी चालू करेंगे। सेकंड सेमेस्टर जो है जूलॉजी, इसमें आपको मेनली 2 टॉपिक पढ़ना है और सबसे अच्छे हैं, क्योंकि बायो के स्टूडेंट के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये दोनों बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं बायो लेता ही इसीलिए है ना। तो इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। पहली यूनिट हमेशा की तरह आपकी 8 यूनिट रहने वाली, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में थी 8 यूनिट, टोटल अब भी 8 यूनिट है, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स पढ़ना है मेनली। विटामिन नहीं पढ़ना है, आप न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जोड़ सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। आगे न्यूक्लियोटाइड्स 4th यूनिट में रखा गया है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल आप जानते हो, जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, जैव अणु, उनके बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, आप जैसे कि क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ोगे ना, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, और इनका स्ट्रक्चर जैसे आप जानते ही हो। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो, पॉलीसेकेराइड इस तरीके से करते हैं। और जितने भी इसमें जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, फ्रक्टोज है, मैनोज है, ये सब क्या होते हैं, गैलेक्टोज वगैरह सब मोनोसेकेराइड्स हैं। डाइसेकेराइड में आप सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज वगैरह पढ़ते हो। तो इन सबका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहले क्लासीफाई करेंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फिर उनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स का पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसके बाद स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ प्रोटीन के साथ में आप अमीनो एसिड्स को भी पढ़ोगे, ठीक है, जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। आपको पता है कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं वो विदाउट एंजाइम के परफॉर्म नहीं हो सकती। सभी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में, हर एक सेकंड करोड़ों रिएक्शंस होती रहती हैं, और उन सब में सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम। तो एंजाइम का एक्शन और कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। यहाँ पे हम एंजाइम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, फिर जितना लिखा है इतना नहीं पढ़ना है हमको। नोमेनक्लेचर आप जानते होंगे, नोमेनक्लेचर जैसे एंजाइमों का नाम होता है, एंजाइम का नाम होता है, आप जानते होंगे, एज लगाते हैं सफिक्स लास्ट में, ये भी आपको पता होगा, है ना। पेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज एंजाइम, है ना, पॉलीमरेज, कितने सारे एंजाइम का नाम सुने हो आप, लाइगेजेस हो गया, ये अलग अलग एंजाइम्स है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन आपको पता होगा, शायद 12th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़ाया जाता है। टोटल 6 ग्रुप है इसके, 6 क्लास हैं एंजाइम को, 6 क्लास में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसके एक्शन मैकेनिज्म में लॉक और की मॉडल आता है, ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल होता है। तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और स्पेसिफिसिटी मतलब जो इसकी विशिष्टता होती है, आपको पता होगा एंजाइम जो है टेम्परेचर और पीएच के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जो एंजाइम जितने पीएच पे वर्क करेगा उतने पे ही करेगा, अगर पीएच उससे कम ज़्यादा हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। टेम्परेचर भी, जैसे हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है ना। और आपको पता है कांस्टेंट रहता है बाहर, चाहे एनवायरनमेंट ठंडा हो या गर्म हो, बॉडी टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रखना है। क्यों, इसीलिए क्योंकि एंजाइम एक्शन रुक जाएगा अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ, तो लगभग 40 तक आप मान सकते हो, 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। सब सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, फिर इसका रेगुलेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 3 है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। देखो फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट लिपिड का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म देखना। मेटाबॉलिज्म मतलब
इससे ऊर्जा कैसे बनाएंगे आप, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ोगे भाई, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपको पता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस आपने नाम सुना होगा, 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, जिससे हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं, देन उसके बाद में पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल चलता है, तो इसमें क्रेब्स साइकिल भी आपको पढ़ना है। क्रेब्स साइकिल के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एटीएस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपको ग्लूकोजिनेसिस पढ़ना है, ग्लूकोजिनेसिस, आपको ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ना है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस पढ़ना है, ठीक है। और बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड, आपको पता होगा जो पामिटिक एसिड है एक फैटी एसिड है, 16 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सहित 16 कार्बन वाला पामिटिक एसिड होता है। तो इसका बायोसिंथेसिस पढ़ना है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट पढ़ना है आपको, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड में। मेनली ये याद रखना है आपको कि ये जो यूनिट है इसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का से किस तरीके से हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में मैकेनिज्म से पढ़नी। और 4th यूनिट है आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसमें आप अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ोगे। प्रोटीन से मेनली आप एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो इसके बारे में। न्यूक्लियोटाइड से जैसे आपको पता है एटीपी है ना, एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, जीटीपी हो गया, सीटीपी, टीटीपी और यूटीपी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। जीडीपी, अलग अलग इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं ना, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, तो ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है। इससे भी एनर्जी हमको मिलती है, आपको पता है ये एटीपी ही मेनली यूज होता है हमारे बॉडी में एनर्जी के सोर्स के जैसे। तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रोटीन्स कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसमें हमको इस यूनिट में कंप्लीट पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स में। यहाँ पे हमें अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, तो इसको आप साथ में नोट कर लीजिए मन करें। फिर आगे हम बात करते हैं यूनिट 5 की, ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। 5th यूनिट जो है, अब देखिए 4 यूनिट हैं आपकी बायोकेमिस्ट्री की, जो इस तरीके से थी मैंने आपको बताया। आगे के जो 4 यूनिट हैं उसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगेगा पढ़ने में, चीज़ें समझ में भी आएंगी और रेगुलर क्लास भी आपको मिलने वाली है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो पहली यूनिट, कहने का मतलब यूनिट 5, उसमें आप पढ़ेंगे डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब आपका स्टार्ट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की पहली यूनिट जो है यूनिट नंबर 5, इसमें आप पढ़ेंगे डाइजेशन कामा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण किस तरीके से होता है, पूरा डिटेल पढ़ना है। और इसी यूनिट में आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है। तो आप समझते ही हो डाइजेशन में पहले हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, उसका पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं जो उसमें अपना एंजाइम सेक्रेशन देती है मटेरियल, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड वगैरह, पूरा टोटल ओएसोफेगस स्टमक सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर किसका किसका अवशोषण किस तरीके से होता है इसके बारे में भी पढ़ना है। ग्लूकोज है जैसे, है ना, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड्स होते हैं जो स्मॉल यूनिट्स बनती हैं डाइजेशन के बाद में,
और लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अलग मैकेनिज्म होती है उसके लिए, मिसेल वगैरह बनता है, तो सब पढ़ेंगे डिटेल में। फिर है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन में आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि एयर हम लेते हैं, पहले इनहेल करते हैं, वो कहाँ जाती है, नेजल चैम्बर के थ्रू ट्रेकिया में जाती है, फिर वहाँ पे एल्वेओलाई वगैरह में क्या गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है। तो सारी चीज़ें हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म भी इसकी पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से सांस लेते हो, तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है आपका पल्मोनरी वॉल्यूम, किस तरीके से थोरेक्सिक कैविटी के कंप्लीमेंट्री होता है, साथ साथ बढ़ता है, और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। पसलियाँ जो रिब्स हैं इनका क्या रोल होता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में, तो इन सब के बारे में मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ेंगे। जो डायाफ्राम है वो डोर्सोवेंट्रली एंटीरियर पोस्टेरियरली वॉल्यूम को इंक्रीज कराता है, रिब्स जो है वो डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज कराते हैं, सबको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे अब बात करते हैं यूनिट 06 की। छठी यूनिट जो है इसमें हम ब्लड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब परिसंचरण और उत्सर्जन। तो सर्कुलेशन में आपको पता है ये दो चीज़ें हम मेनली पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी भी इसमें सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, उसमें बेसोफिल, इसिनोफिल, जितनी भी आती है सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है ब्लड में। फिर इसके बाद हम लिम्फ सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, लिम्फ सिस्टम हो गया। और क्या पढ़ना है इसमें, ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ना है। ब्लड ग्रुप आपको पता है ABO, RH फैक्टर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सर्कुलेशन वाले पार्ट में हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे, जो पंपिंग सिस्टम होता है। कार्डियक साइकिल पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ोगे। एंड इसका रेगुलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, कार्डियक आउटपुट को घटा बढ़ा कैसे सकते हैं। आपने नाम सुना होगा ECG, वही मशीन जो लगती है ना, मूवियों में देखोगे टीटी 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 चलती है, जो लाइन सीधी हो जाती तो निपट चुका, कहानी खत्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, जितने भी इसमें पीक उठते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। और क्या पढ़ोगे, ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आधे डॉक्टर आप यही बन जाओगे सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ते पढ़ते। और इसमें क्या पढ़ना है, फिर एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन जो है इस वाले पार्ट में आपको मेनली किडनी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, किडनी, वृक्क जो होते हैं एक जोड़ी, वन पेयर किडनी पढ़ोगे। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब नेफ्रॉन वगैरह जो होते हैं, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो कितने पार्ट हैं, DCT, PCT, हेलो लूप, है ना, बोमन्स कैप्सूल वगैरह। और इसमें मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ पढ़ोगे। फिर अगली यूनिट जो आपकी है यूनिट 7, यूनिट नंबर 07, इसमें आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है मेनली, भाई सबसे पहले आप नर्व फाइबर पढ़ोगे, जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल्स कितने टाइप के हमारे अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को अच्छे से, पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन सा कहाँ पे क्या पाया जाता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड के बारे में पढ़ेंगे। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और सिनेप्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे एक सिनेप्स बनता है ना, तो नर्व सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेनली, ठीक है।
एंडोक्राइनोलॉजी जो है इसमें आप जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हार्ट हमारा ANF एक एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है जो कि हार्मोन जैसा सब्सटेंस है, ठीक है। किडनी से भी इरिथ्रोपोइटिन वगैरह रेनिन निकलता है, ठीक है। बहुत सारे जितने भी ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में, हर एक ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और उसका रेगुलेशन, उसके फंक्शन सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। लास्ट यूनिट जो आपकी आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, यूनिट 8, इसमें आप पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब पेशी तंत्र जो होता है। पेशी तंत्र में भाई आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मसल देखोगे कि मसल्स क्या होता है, मसल सेल के बारे में, मायोफाइब्रिल वगैरह। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मसल की स्टडी करोगे आप, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन, किस तरीके से एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसी में आएगी, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मोटर यूनिट के बारे में पढ़ना है। सार्कोमियर नाम सुने होंगे आप, सार्कोमियर मोटर यूनिट, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे इसमें भी कई सारे पार्ट हैं, उन सबको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा सिलेबस। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो अभी से क्लास अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, पहली क्लास संभवतः आपको कल मिल जाएगी। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उन सबके पास इस लेक्चर को भेजिए, सभी सिलेबस देख लेंगे और सब लोग लग जाइए पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है, जोश के साथ लग जाइए। और अगर एक लेक्चर आप रोज़ कंप्लीट करते रहोगे तो एग्ज़ाम तक धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हिंड्रेंस नहीं रहता है ना ज़्यादा, तो साथ ही साथ चीज़ें कवर होती रहेंगी, बैकलॉग नहीं रहेगा, तो आसानी से लास्ट में कवर कर पाओगे, रिवीजन करके एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।